अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। हुकूमत को इस वक्त बड़े माशी चैलेंजेस का सामना है और मौजूदा माशी मुश्किलात से हर आम और खास शहरी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। 1.5 माह की ताखीर के बाद मखलूत हुकूमत ने IMF के दबाव पर मुश्किल और अहम फैसले लेना शुरू कर दिए हैं, जिससे IMF प्रोग्राम की बहाली के इम्कानात बढ़ गए हैं। मगर हुकूमत को इन फैसलों की भारी सियासी कीमत भी चुकाना पड़ रही है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफे से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि महंगाई की शरह 20% तक पहुंच सकती है। इसलिए अब ये देखना होगा कि जो हुकूमत महंगाई को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद और एहतजाज करती थी, वो मखलूत हुकूमत बढ़ती महंगाई के खतरे से कैसे निपटेगी और महंगाई कम करने के जो दावे किए थे वो उसको कैसे पूरा करेंगे। वफाकी हुकूमत ने 26 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 रुपए का इजाफा किया था, जबकि कल रात एक बार फिर IMF की शराइत पूरी करने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में 30 रुपए का इजाफा किया गया, जबकि हुकूमत अब भी पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 23 रुपए सब्सिडी दे रही है, जो आने वाले दिनों में वापस लेने का फैसला किया जा चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह आलमी कीमतों को करार देते हुए कहा है कि हुकूमत ने एक हफ्ते तक सोचा कि ये बोझ ना डाला जाए, लेकिन माजी की हुकूमत के फैसलों ने कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा था। कल रात तेल और पेट्रोल की कीमतों में दिल पे पत्थर रखकर मजबूरन इजाफा करना पड़ा। एक हफ्ता पहले तक पूरी कोशिश की कि ये अवाम के ऊपर इजाफी बोझ ना ला दें, कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। पिछली हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी और हमारे लिए एक जाल फेंका कि उसमें फंस जाएं। कल मैं इंशाअल्लाह मीटिंग कर रहा हूं हुकूमत के हवाले से भी, और सबसे पहले इसकी शुरुआत मुझ नाचीज से शुरू होंगी, वज़रा के ऊपर लागू होंगी। सादगी इख्तियार करनी होगी और सख्त इक़दामात सहने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे थे कि मुल्क को बचाने के लिए सख्त फैसले लेना होंगे। हुकूमत ने किफ़ायत शारी और सादगी के इक़दामात लेने का फैसला किया है, जिसे हर किसी को कबूल करना होगा। अहम बात यह कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद सिंध हुकूमत ने सूबाई वुज़रा और मुशीरान का पेट्रोल 40% कम करने का ऐलान किया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी सरकारी अखराजात में कमी का फैसला करते हुए सरकारी इदारों में पेट्रोल के इस्तेमाल में 35% कट लगा दिया है। मगर वफाकी हुकूमत ने फिलहाल किफ़ायत शारी या सादगी मुहिम की तफसीलात नहीं बताई, जबकि मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब अब तक किफ़ायत शारी, सादगी या कटौती का कोई फैसला नहीं कर सका है। इन फैसलों से शायद बहुत ज़्यादा रकम ना बचाई जा सके, लेकिन अलामती तौर पर किए गए ये फैसले इसलिए भी ज़रूरी हैं कि इससे अवाम में ये पैगाम जाए कि अशराफिया भी बोझ बांटने के लिए तैयार है। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि हमने IMF के दबाव के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की, मगर इस हुकूमत ने IMF के दबाव पर कीमतें बढ़ा दी हैं। जब 1 लीटर डीजल और पेट्रोल 60 रुपए का बढ़ेगा 8 दिनों में, इसका हर चीज पे फर्क पड़ेगा। जब हमें IMF ने कहा कि बिजली की कीमत बढ़ाओ, पेट्रोल और फजल-ए-मान की, हमने IMF की कहने पे बजाय बढ़ाने के हमने 10 रुपए लीटर कीमत कम की। हमने और पे जगह से पैसा निकाला। ये हैं अमेरिका के गुलाम, ये IMF के गुलाम है, ये बाहर से डिक्टेशन लेते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को लेकर अब भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपने 3.5 साल दौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे करती थी, तो PDM की जमातें उस पर सियासत करती थी, जबकि वो ये जानती थी कि आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में भी इसका असर पड़ेगा। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पर सियासत कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार अवाम को बता रहे हैं कि इनकी हुकूमत पेट्रोलियम सब्सिडी की रकम का बंदोबस्त करके गई थी, इसलिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने की कोई वजह नहीं है। और वो ये दावा भी कर रहे हैं कि इनकी हुकूमत रूस से सस्ते तेल का मुआहदा करके गई थी, मगर ये हुकूमत सिर्फ अमरीका की गुलामी की वजह से रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद रही। जबकि दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत ने इमरान खान के इन दोनों दावों को मुस्तरद कर दिया है। यहाँ अलमिया यह है कि सियासी चेहरे तो बदल जाते हैं, लेकिन सियासी बयानबाजी जूं की तू रहती है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जगह अगर कोई और हुकूमत होती तो वो भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करती,
और आज पीडीएम हुकूमत की जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी होती तो उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं होता। अहम बात यह है कि पीडीएम की जमातें महंगाई मुकाव माज करके हुकूमत में आई थी और अब इस मखलूत हुकूमत के 1.5 माह में ही हफ्तावार महंगाई की शरह में पिछले हफ्ते के मुकाबले 2% का इजाफा हो चुका है, जो 15 माह की बुलंद तरीन शरह है, जबकि सालाना SPI 20% तक पहुंच चुका है। महंगाई को काबू करने के लिए शरह सूद में भी इजाफा किया गया है। इस वक्त शरह सूद पहले ही 13.75% तक है और तशवीश की बात यह है कि मजीद महंगाई से शरह सूद में मजीद इजाफे का खदशा है, क्योंकि निजी बैंकों ने 2 रोज पहले ऑक्शन होने वाले टी-बिल्स के रेट पहले ही 15.5% कर दिए हैं। इसके अलावा करंट अकाउंट खसारे और माशी अदम इस्तेहकाम की वजह से आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने जून 2018 के बाद पहली बार पाकिस्तान की माशी किफायत मुस्तहकम से मनफी कर दी है। मूडीज की रेटिंग मनफी होने का बराह रास्त असर आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी देखा गया, जिसमें तकरीबन 950 पॉइंट्स की कमी हुई है। महंगाई और शरह सूद में इजाफे की वजह से मुल्क की माशी तरक्की की रफ्तार में कमी आने का खदशा है और मईशत में सुस्त रवी के आसार नुमाया होते जा रहे हैं। इस वक्त हुकूमत के सामने संगीन चैलेंजेस हैं और पहले ही फैसलों में ताखीर की वजह से शहबाज शरीफ हुकूमत ने सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत में सब्सिडी की मद में कौमी खजाने को 150 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। रुपया 10% कदर खो चुका है, जबकि रेटिंग आउटलुक मुस्तहकम से मनफी हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के अलावा हुकूमत ने अब बिजली के नर्ख बढ़ाने का फैसला कर लिया है, जबकि नेपरा हुकूमत को बिजली की बुनियादी नर्ख में 8 रुपए इजाफे की तजवीज़ दे चुका है और 1 माह तक हुकूमत ने अगर इस तजवीज़ का जवाब ना दिया तो नेपरा का फैसला अब खुद ही लागू हो जाएगा। अहम बात यह कि बिजली की बुनियादी नर्ख में इजाफा उस वक्त हो रहा है कि जब शदीद गर्मी में लोड शेडिंग इंतहा को छू चुकी है। शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे है और देहातों में ये दौरानिया 16 से 18 घंटे तक पहुंच चुका है। इन मामला पर आज वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक से हम तफसील से बात करेंगे, मगर इससे पहले मुख्तस के लोगों से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे खालिद खोकर साहब जो कि सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, रफीक मलिक साहब जो कि CEO हैं बाइकिया के, इसके अलावा मोहम्मद इलियास साहब जनरल सेक्रेटरी कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद और जुबैर मोतीवाला जो कि चेयरमैन है बिजनेसमैन ग्रुप। इन मेहमानों से जानते हैं कि एक हफ्ते में जो पेट्रोल और डीजल की कीमत में 60 रुपए का इजाफा हुआ है, इससे इनके सेक्टर्स पर क्या असरात होंगे और आने वाले दिनों में मईशत को कहां जाता हुआ देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो अभी जो हालिया इजाफा हुआ है पेट्रोल की प्राइस में 60 रुपए, ये किसी सूरत में भी पास ऑन नहीं हो सकता है और इससे आम आदमी, ख़ास करके अगर आप इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जो हमारा जो मजदूर है उसके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ आएगा कि ये मेरा ख्याल है कि बर्दाश्त से बाहर होगा और ये इसको पास ऑन करना किसी सूरत में मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि किरायों में जो हमारे इजाफे की जो सूरत हाल होती है वो हम सबको पता है कि 3 रुपये बढ़ते हैं तो हम 30 रुपये बढ़ाते हैं। वो भी एक बड़ा मामला होगा कि ये किराया कितना बढ़ना चाहिए, वहाँ रेगुलेटर्स को बीच में आना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि बिजली के अंदर 8 रुपये का इजाफा, मैं समझता हूँ कि किसी सूरत में भी जो है ना ये पास ऑन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि आपने 50% रेट बढ़ाया, 16 रुपये के आपने 24 रुपये कर दिए। ये मुझे बताया कि कौन से कहाँ ऐसा हो सकता है, किस मुल्क में ऐसा होता है। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा हो ना कि हम जो है ना दुनिया से सस्ते हों तो चलो ठीक है, ये तो हम दुनिया के बराबर भी नहीं है, हम तो उनसे महंगे हैं। अगर आप हमारी गैस को देखते हैं, अभी मैंने सुना है गैस का भी 30 से 40% इजाफा कर। मेरी मशवरा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि गैस के अंदर इजाफा आप करेंगे तो जो मिलें चलने की और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चलने की थोड़ी बहुत उम्मीद है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इन तमाम हालात के अंदर अगर आप मुझे मुस्तकबिल का पूछते हैं तो मेरा जवाब बहुत क्लियर है कि अगर इन हालात में जब हम IMF को खुश करने के लिए सारे काम करने जा रहे हैं और एक साथ जो है ना 2 हफ्ते के अंदर 60 रुपये यानी 80 रुपये का लीटर पेट्रोल हुआ करता था, आज हमने 60 रुपये सिर्फ इजाफा किया, 210 रुपये, जिसके हम मुतम्मिल नहीं हो सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हफ्ते में तकरीबन 60% डीजल का रेट बढ़ गया है, जिससे हमें लग रहा है कि हमारी काश्तकारी जो है ना हमारे लिए अब फिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऑलरेडी खादों का रेट बढ़ गया, पेस्टिसाइड का रेट बढ़ गया, बिजली का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन ये डीजल का रेट बढ़ने 60% बढ़ने से अब हमने पानी, क्योंकि पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी है, इस वक्त को 55% कमी है, जो ट्रैक्टर चला के या बिजली चला के हमने वो पानी पूरा करना है, हमारे लिए वो फिजिबल नहीं है कि हम वो कर सकें। मुझे लग रहा है कि आइंदा साल फूड सिक्योरिटी का मसला होगा। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि ये कम अज़ कम ज़राअत के लिए इस जो रेट को वापस लें, डीज़ल का रेट कम करें, क्योंकि ये फिजिबल नहीं है, वरना आपके लिए फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला बनेगा इस मुल्क में। हालिया एक हफ्ते के अंदर 60 रुपये प्राइसेस
जो पेट्रोल और डीज़ल के अंदर हुए हैं, इससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे बहुत बुरे असरात मुतरतब हो रहे हैं। तकरीबन हमारे 50% गाड़ियाँ तो वैसे ही बस मालकान ने खड़ी कर दी हैं। बस मालकान हैं हमारे, वो इस वक्त जो है बहुत क्राइसिस में हैं और किराया कितना बढ़ता है ये अब तो देखना पड़ेगा, कितना किराया बढ़ाया जाएगा। अगर किराया सही नहीं मिलेगा तो बसें चलानी बहुत मुश्किल हो जाएंगी। पैगाम है हुकूमत को कि इस पर कुछ नज़रसानी की जाए और गरीब लोगों को रिलीफ दिया जाए। पेट्रोल की प्राइस जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। हमने बाइकिया की बुनियाद रखी ही इसलिए थी कि हम आवाम को एक सस्ती सवारी का ऑप्शन दें। पेट्रोल की प्राइस हमारे ड्राइवर पार्टनर की अर्निंग्स को इम्पैक्ट करती है और अगर वो प्राइस हम अपने रेट को बढ़ाते हैं तो कस्टमर की विलिंगनेस को इम्पैक्ट करती है कि वो हमसे सवारी ख़रीदे या ना ख़रीदे, हमारे प्लेटफॉर्म पे सफ़र करे या ना करे। हुकूमत से गुजारिश ये है कि अगर आप कोई बेनिफिट देना चाहते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे किसी भी महीने में हमारे साथ 80,000 से लाख पार्टनर ड्राइवर पार्टनर जुड़ा हुआ है। वो बेनिफिट आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन तक पहुंचा सकते हैं, जो उनको डायरेक्ट एक रिलीफ मिलेगा उनकी कमाई पर। मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोग क्या समझते हैं कि जो कीमत बढ़ाई गई है डीजल और पेट्रोल की, उससे उनके कारोबार पे क्या असरात आएंगे और मुल्क की मईशत पे क्या असरात होंगे। एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पिछले 7-8 दिन में जो 60 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है और नेपरा ऑलरेडी अप्रूव कर चुका है 7 रुपये 90 पैसे बेस टैरिफ में इजाफा होगा बिजली के बेस टैरिफ में। इससे जो महंगाई पे असरात होंगे उस पर हुकूमत कैसे काबू पाएगी, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है स्टेट मिनिस्टर फॉर एनर्जी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक बात तो तय है कि जो फैसले किए हैं हुकूमत ने, ये ज़रूरी फैसले थे, अहम फैसले थे, ना सिर्फ इसलिए कि IMF प्रोग्राम में हमने जाना है, बल्कि ये सब्सिडी अफोर्डेबल नहीं थी पाकिस्तान के लिए, खजाने पे इतना बोझ नहीं डाला जा सकता। और बड़ा क्लैरिटी के साथ आज आपने और अब्बासी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कहा कि कीमत खरीद से कम पर पेट्रोल नहीं बेचा जा सकता और ये कोई भी मुल्क नहीं कर सकता। तो पहला मेरा सियासी सवाल आपसे ये है, 3.5 साल जब जब तहरीक इंसाफ हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ रही थी, तो फिर उन पर तनकीद क्यों की, ये कहते हुए कि नाअहली की वजह से पेट्रोल महंगा हो रहा है? क्या वो तनकीद पर जायज़ थी? देखिए, आप जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक स्टेबिलिटी का प्रोग्राम है, हमारा ये ख्याल है कि जो हम इस वक्त कर रहे हैं मुल्क की सलामती के लिए, जब ये हम करेंगे तो मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। थोड़ी देर पेन आएगी, 1-2-3 महीने हम थोड़े मुश्किल में गुजारेंगे, उसके बाद हमारी इकॉनमी स्टेबलाइज हो जाएगी। उस स्टेबिलिटी के अंदर क्या क्या मुहर्रकात होंगे? पहली बात तो ये है कि हमारे बैनुल अक़वामी इदारे जिनके साथ मिलकर हमें अपनी मुआशी तरक्की का सफ़र जारी रखना है, वो कोई एक इदारा नहीं सिर्फ, क्योंकि बात ज़्यादातर लोग सिर्फ IMF की करते हैं। जो आपको नहीं मालूम वो ये कि IMF के साथ वर्ल्ड बैंक अटैच्ड है, उसके साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक अटैच्ड है, उसके साथ जो बायलैटरल हमारे एग्रीमेंट्स हैं वो सब अटैच्ड है। तो जब ये जो इस वक्त हमने कदम उठाया है, उससे वो तमाम इदारे जो पाकिस्तान को छोड़ कर जा चुके थे और बैनुल अक़वामी सतह पे बायलैटरल यानी मुमालिक के माबैन भी जो थोड़ी सी मदद होती है या थोड़ी सी ट्रेड, उस पर भी फ़र्क आ रहा था। जब तक एक वॉचडॉग नहीं होगा IMF की सूरत में, वो नहीं पाकिस्तान को लेंड करता। तो जब वो नहीं, सिर्फ वो नहीं है, देखिए जब आप कहते हैं कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, उसे गाली निकालते हैं, फिर कहते हैं कि अमेरिका अकेला दुश्मन नहीं है, यूरोप भी हमारा दुश्मन है, फिर कहते हैं यूरोप में बिलखसूस नेटो हमारा दुश्मन है, फिर आप कहते हैं कि हमें एक मुल्क ने, हमारे हमसाए मुल्क ने रोक लिया, वरना हम तो जा रहे थे मलेशिया और तुर्की एक नया TV स्टेशन खोलने, फिर थोड़ी देर में कहते हैं कि हमें रोक लिया था, हमें नहीं रुकना चाहिए था, फिर कहते हैं ओहो हम जाके ज़रा माफ़ी मांग लें हमसे। यानी पाकिस्तान का एक हलीफ मुल्क बताएं, ईरान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपने तमाम हमसाया चीन को कहा कि ये जो PMLN के लोग हैं ये उनके फ्रंटमैन हैं, फ्रंटमैन कंपनियां खोली, उनको नाराज़ किया। $40 अरब की इन्वेस्टमेंट जो है वो पिछले साल 110 मिलियन डॉलर पे आ गई। कहाँ पे $40 बिलियन, कहाँ पे $110 मिलियन। तो होगा ये कि ये जो हमने एतमाद की फ़िज़ा कायम की है, इससे ये तमाम लोग ऑन बोर्ड आएंगे और आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे आप। और फिर जब हम अपना बजट एक रीज़नेबल बजट देंगे तो उसके बाद पाकिस्तान दोबारा से तरक्की की तरफ जाएगा, हमारा जो बैलेंस है वो ठीक होगा हमारे। डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जब
तहरीक इंसाफ ने भी कीमतें बढ़ाई, ग्लोबल मार्केट में बढ़ती हैं, आपको इंपैक्ट पास ऑन नहीं कर सकते। जैसे आज आप लोगों ने कहा कि कीमतें खरीद से कम पे नहीं बेच सकते, तो अगर तहरीक इंसाफ भी नहीं बढ़ाती कीमतें, जो उन्होंने बढ़ाई 15 फरवरी तक बढ़ाई, 15 फरवरी 2022 तक बढ़ाई, वो अगर नहीं बढ़ाते इसका मतलब उनको भी सब्सिडी देना पड़ती, जो कि आप खुद खत्म करने के हक में, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रूडेंट माशी फैसला नहीं होता। देखिए, अगर उनकी मुआशी तरक्की का भी साथ पूरा पैकेज चलता और थोड़ी सी ये बढ़ने से, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने के बाद आपको नज़र आता कि मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो गया है और मुल्क के अंदर महंगाई जो है अब कदरे कम होना शुरू हो गई है, तो लोग इतने मोतरज़ नहीं होते। लोग मोतरज़ इस वजह से हो रहे थे कि आप मुसलसल 4 साल कीमत बढ़ाते चले आ रहे हैं, जो ठीक है, मगर उसके जो ठीक है इस लिहाज से इस्तीफे मांगे इस बुनियाद पे आप लोगों ने पेट्रोल की कीमत 4-5 रुपए बढ़ाने पे इस्तीफे मांगे आपने। मैं इसी वजह से तो आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब उसके बाद आपका कोई मुआशी पैकेज, मसलन मैं आपको आज ये कह रहा हूँ कि आने वाले वक्त में हमारे इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे जब स्टेबिलिटी आएगी, जब एक्सटर्नल सेक्टर थोड़ा सा फिक्स होगा तो रुपए की कीमत जो ऑलरेडी आपको नज़र आ रही है वो कम होना शुरू हो गई है, वो कम होगी। पाकिस्तान के ऊपर जो बोझ है इंटरेस्ट रेट्स का, वो रुपए की में थोड़ी सी वो स्टेबिलिटी आने से कम होगा। तो एक पैकेज है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसके आखिर में आपको नज़र आना शुरू हो जाता है कि 3-4 महीने के बाद मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, मुल्क में महंगाई का टूटेगी, मुल्क के इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी। सुपर साइकिल में कुछ कमी होती है तो अगर ये पेट्रोलियम प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में इसी तरह बढ़ती रही तो फिर जो आप इस वक्त बात बता रहे हैं वो करना आपके लिए बहुत नामुमकिन हो जाएगा। नहीं, देखिए ना, इन्वेस्टमेंट्स का तो इससे ताल्लुक नहीं होता ना भाई। अगर आपकी ऐसी मुआशी पॉलिसीज हो कि कोई आपके साथ इन्वेस्ट ना करे तो उसका तेल की कीमत से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। वैसे अगर आपकी ऐसी मुआशी पॉलिसीज हों जिनके नतीजे में मुल्क में गुर्बत और महंगाई फैलती चली जाए, यानी 1 दफ़ा बढ़ा, 2 दफ़ा बढ़ा, 1 साल बढ़ा, 2 साल बढ़ा, 3 साल बढ़ा और फिर भी आपको तरक्की नजर ना आए, फिर भी आपको कोई सहूलत गरीब आदमी के लिए नजर नहीं आए, तो फिर तो आप सब मोतरज़ होंगे। पता नहीं आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे नहीं करेंगे, हमने ये अपने इंट्रोडक्शन में बताया है कि सियासी चेहरे बदल जाते हैं, बातें वही रहती हैं। कल वो कहते थे इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ी, हम क्या करें, पास ऑन करनी पड़ेगी, आप तनकीद करते थे। आज आप ये बात कर रहे हैं और आज तहरीक इंसाफ तनकीद कर रही है कि देखिए कीमत बढ़ा दी, जबकि आपको पता है कि इसके अलावा कोई वे आउट नहीं है। एक तरह से तो मैं समझता हूँ जमहूरियत में ये तनकीद होनी चाहिए। हमारा काम है कि अवामी मुफाद में एक मुकदमा लेकर आएँ और अवाम को समझाने की कोशिश करें। हमारी जमहूरियत में हमारे मुखालफीन का ये काम है कि वो आए और उसी अवामी मुफाद को मद्देनजर रखते हुए हमारा तनकीदी जायजा लें। इसमें कोई हक फर्क नहीं है, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि जब आपने 30 रुपए कीमत बढ़ाई, मगर थोड़े महीनों में जब अगर फिर भी कोई आपको स्टेबिलिटी ना नजर आए तो फिर उनकी तनकीद बरहक हो जाएगी। लेकिन अगर 3-4-5 महीने के बाद आपको मुल्क दोबारा से उठता नजर आए, गुर्बत कम होती नजर आए, महंगाई कम होती नजर आए, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते नजर आए, इन्वेस्टमेंट बढ़ती हुई नजर आए, आपको नजर आए कि चीन वापस आ रहा है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, तुर्की वापस आ रहा है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, तो फिर आपको किसी तरह आपके गुमान में एक दफा तो गुजरेगा कि हो सकता है मुल्क वापस सही रास्ते पे चल रहा हो। सॉस के सर्वे के मुताबिक पिछले हफ्ते जो आपने कीमत बढ़ाई है, 10 में से 6 लोग समझते हैं कि जो तौजीहात, जो मंतक आपने दी वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। ये फर्क पड़ता है कि जब आप स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नैरेटिव बनाते हैं तो फिर आवाम को बातें समझ नहीं आती। बट मूविंग फॉरवर्ड इससे इन्फ्लेशन आएगी, दिस इज इन्फ्लेशनरी, ठीक है, ये बात सही है। आज की सब्सिडी भी कल की इन्फ्लेशन है, बट ये वो इन्फ्लेशन है जो लोगों को बाजार नजर आती है जब वो 60 रुपए ज्यादा पे करेंगे। अब आप तो कह के आए थे कि हम तेल की कीमतें कम करेंगे, हम बिजली के दर कम करेंगे, आप जो है इस पिछली हुकूमत के खिलाफ महंगाई मुकाओ मार्च कर रहे थे। तो अब ये जो कीमतें बढ़ रही हैं इसके असरात तो काफ़ी महीनों तक नजर आएंगे और ये आपका पहला साल नहीं है, हुकूमत का आखिरी साल है, क्या करेंगे? देखिए, मैंने जैसे कि आपको पहले कहा, मैं वही मुआजना करता हूँ जिसका आप जिक्र कर रहे थे। हर मरतबा कीमत बढ़ी तेल की, मगर क्या किसी ने वो लोग जो 35-40 हज़ार रुपये या उससे कम कमाते हैं उनके लिए कोई पैकेज इंट्रोड्यूस किया? क्या किसी ने ये सोचा कि जब हम गैसोलीन को सिर्फ सब्सिडी देते हैं, जो इमरान खान अनाउंस करके गए थे ना इस पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी, उन्होंने कहा कि अब ये 10 रुपये कम हो गई और कभी नहीं बढ़ेगी जून तक, तो ये करने के लिए जो वो ट्रैप सेट करके गए थे, क्या उन्होंने ये सोचा कि इसको हटाने के लिए, या जब भी उन्होंने कीमत बढ़ाई थी गरीब आदमी को 2-3 हज़ार देने चाहिए 40 हज़ार रुपये तक कमाने वाले को, ताकि वो ख़र्चा कर सके। अगर वो अपने घर से 35 मील दूर रहता है तो वो ये ख़र्चा करेगा ट्रांसपोर्टेशन पे। अगर उसके 5-6 बच्चे हैं और उसको फूड इन्फ्लेशन हिट कर रही है तो वो ये खर्चा करेगा आटा खरीदने में। इन्फ्लेशन होनी वो इस 2000 रुपये से न्यूट्रलाइज हो जाएगी जो कि आप देंगे 1 करोड़ 40 लाख हमने
जो जी देखिए ना, हम दे रहे हैं ये तकरीबन 14 मिलियन या 15 मिलियन फैमिलीज को, राइट। 15 मिलियन, 15 को आप 6 से ज़र्ब दे दें, हर घर में अगर 6-7 अफराद हों तो आपको पता चलेगा कि ये कितने लोगों को, तकरीबन 40 से 45 करोड़ लोगों, आपने खुद बताया 8 करोड़ जी। तो तकरीबन 40% या 35-40% पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसको ये पैसे दिए जा रहे हैं। और सिर्फ पैसे ये नहीं दिए जा रहे कि अगर तुम पेट्रोल डलवाओ, क्योंकि आप सोचें जो बंदा 40,000 रुपए कमाता है, क्या उसके पास गाड़ी है? तो अगर आप पेट्रोल पे सब्सिडी दे दें उससे तो कोई फ़ायदा नहीं ना। हमारा डेटा जो हमारे सामने आया है वो 35-40 हज़ार रुपए कमाने वाले जो लोग हैं उनमें तकरीबन 17 से 20% लोगों के पास मोटरसाइकिल है, बाकी के पास तो है नहीं। सही। तो अब जो इन्फ्लेशन उनको हिट करेगी, चाहे वो खाने पीने की अशिया की हो या किसी और चीज़ की हो, वो ये पैसे वहाँ पे खर्च कर सके। अच्छा, एक जो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी फैसला करके गई थी कि शायद उनकी हुकूमत इस फैसले से बच जाए, एक पॉपुलर डिसीजन था, उनको मालूम लेकिन अगर नहीं बची तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। ऐसा नहीं। मैं ये समझता हूँ ऑनेस्ट टू गॉड कि ये कोई मर्ज है ज़हनी, जिसमें आप कहते हैं कि अगर मैं नहीं खेलूंगा तो मैं खेल ही ख़त्म कर दूंगा। अब आप उस बात को जोड़ें जो पाकिस्तान के 3 टुकड़ों वाली बात है या पाकिस्तान के इदारों वाली बात पिछले दिनों चली है। यानी एक साहब हैं जिनके गुमान में ही नहीं आता कि अगर मैं नहीं हूँगा तो पाकिस्तान रह सकता है। वो ये ट्रैप सेट करके गए हैं कि अगर मैं नहीं हूँ तो ये खेल ही ख़त्म हो जाना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत का सालाना खर्चा है 520 अरब सालाना, एक साल का खर्चा 520 अरब। जो वो सब्सिडी अनाउंस करके गए हैं बगैर उसको काबीना से मंजूर करवाए, ईसीसी से मंजूर करवाए, बजट किए, उसकी कीमत है 700 से 800 अरब। अगर पूरा साल वो जारी रहती तो नहीं, जैसा आप जून तक 3 महीने के लिए नहीं साहब, मेरी बात सुनिए, 300 अरब, 110 से 120 अरब माहाना डायरेक्ट सब्सिडी और सेल्स टैक्स और लेवी की मत के अंदर एक सब मिला रहे हैं। जी, मैं सारी आपको पूरी मिलकर। अच्छा, तो अगर आप इनको जोड़ लें 220 अरब को 3-4 महीने के लिए तो ये 600 अरब के करीब पहुंच जाता है। 1 मार्च को ये फैसला किया गया कि 10 रुपए कम करेंगे, ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने फैसला किया। 1 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक तो वो इसके जिम्मेदार है, उनकी हुकूमत थी। और 1 मार्च से 10 अप्रैल तक 53 बिलियन की सब्सिडी दी गई है। 11 अप्रैल ऑनवर्ड्स जब शहबाज शरीफ आ गए, 11 अप्रैल ऑनवर्ड्स तक, कल तक जो सब्सिडी दी गई है वो 150 बिलियन है। यानी आपने 150 अरब रुपए दी, उन्होंने 50 अरब 53 अरब रुपए दी। 11 अप्रैल से ये फैसला आपका था सब्सिडी जारी रखनी है या नहीं रखनी। आपने 2 माह ताखीर के बाद या तकरीबन 50 दिन, 45-50 दिन लगे क्योंकि 45 दिन, तो वो जो सब्सिडी दी गई है वो आपकी हुकूमत में दी गई, उसकी जिम्मेदार आप पर आती है। मैं उसकी वजह बता दूं, मेरे ख्याल आपने सवाल इसलिए पूछा, मैं वजह बताऊं। जी श्योर। देखिए उसकी वजह ये है कि जब हम वज़ीर आज़म साहब के पास गए और हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास भी गए तो उन्होंने ये साफ कहा कि किसी ने दीवानगी में या मिलिशियस होके अगर ये हरकत की है तो अब इसका बोझ आपने गरीब आदमी पर नहीं पड़ने देना। और ये हमें साफ उन्होंने कहा, मेरी वजारत को कहा और मिफ्ता साहब की वजारत को कहा कि आप वो स्कीम लेकर आए फूल प्रूफ, जिसके बाद ये आप हमें दिखा सकें कि गरीब आदमी पे इसका बोझ नहीं पड़ेगा। और अगर आप ये स्कीम नहीं लेकर आते तो हम ये कीमत फेडरल गवर्नमेंट उठाएगी, क्योंकि ये ऐलान हो चुका है, ये गरीब आदमी पे अब बोझ नहीं डाल सकते फ़ौरन। हमें 2-3 हफ्ते लगे, हम 3 मरतबा गए वज़ीर आज़म के पास मुख्तलिफ स्कीमें लेके। फाइनली जैसे ही स्कीम में उनको ये नजर आया कि गरीब आदमी जो 40,000 रुपए तक कमा रहा है उसके ऊपर ये बोझ नहीं पड़ेगा, तो हमने यानी कि वो जो फैसले में आपको टाइम लगा उससे कौमी खजाने को 150 अरब रुपए का नुकसान हुआ और माहाना 28 अरब रुपए की आप सब्सिडी देने जा रहे हैं। जी, मैं इसको आप खुद ही अपने नंबर्स का मुआवजा कर लें। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए ना, अगर आपने सोच समझ के फैसले करने हैं ना, एक तो तरीका ये था कि हम भी बगैर सोचे समझे कुछ कर जाए। यानी हमने 1-2 हफ्ते लगे एक स्कीम को ऑपरेशनलाइज करने में कि ये पैसा कैसे चलेगा, कहाँ से आएगा, कैसे पहुँचेगा। 2-3 हफ्ते मेहनत करने के बाद हमने ये स्कीम बनाई, उसकी अप्रूवल जब हो गई तो सब्सिडी खत्म कर दी गई। तब तक की सब्सिडी जो है वो हुकूमत ने उठाई। और ये उठाई क्यों? क्योंकि कोई साहब जो है वो अपने गुमान में एक फैसला करके चले गए। पर आते हैं 7 रुपए 90 पैसे नेपरा ने अप्रूवल दे दिया। इसका मतलब ये है कि अगर हुकूमत इसको अप्रूव नहीं भी करती तब भी अगले महीने से जो नया बिल आया था, लास्ट जो बिल था जो पिछली हुकूमत के दौर में आया था, ये किक इन हो जाएगी। नई प्राइसेस जो बेस टैरिफ में 7 रुपए 90 पैसे का इजाफा हो जाएगा, ऐसा ही है? मेरा ख्याल है जी, कुछ नया कानून जो ये पास जाते जाते आपको याद होगा एक दिन धौंस धांधली में बहुत सेनेट के फ्लोर के ऊपर लड़ाई भी हुई, बाइकॉट भी हुए, मगर जो इन्होंने कानून पास करवाया था वो ये था कि कोई भी रेगुलेटर
जो भी टैरिफ लेकर आता है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा इम्प्लीमेंट। मुझे ये मालूम है कि ओगरा वाला तो ये कानून पास हो चुका है। ओगरा, क्योंकि मैं देखता हूँ पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम का जो रेगुलेटर है जब वो प्राइस अनाउंस करता है, अब जो कानून इमरान खान साहब बना के गए हैं, अब हमारे पास इख्तियार नहीं रह गया। अगर हम 40 दिन नहीं बढ़ाई ना पिछले, आप खुद कह रहे हैं 5-6 हफ्ते हमने नहीं बढ़ाई। जी मैं वही कह रहा हूँ ना, मगर हमारे पास वो टाइम फ्रेम है ना, उस टाइम लिमिट के बाद वो ऑटोमेटिक हो जाती है। उस अब नए नेपरा के हवाले से तो ये कानून बड़ा क्लियर है, तो 7 रुपए 90 पैसे जुलाई से बेस टैरिफ बढ़ जाएगा। ये अब हमें देखना होगा। मेरे ख्याल में कल इस पे या परसों मीटिंग है, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से तो ये अभी पेट्रोल वाला मामला जो है उसको कुछ कोशिश करके बड़े दुख के साथ और हैवी हार्ट के साथ इसको फैसला किया है कि अभी 2-3 माह पहले ही, आप कह लें 3-4 माह पहले ही मुफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना इस वक्त वो आए, मुतादिद इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि देखें बेस टैरिफ क्यों बढ़ा रहे हैं। तो हुकूमत कहती थी, हमाद अजहर साहब उस वक्त वजीर थे, वो कहते थे देखिए कैपेसिटी पेमेंट जो 2018 में 300-350 अरब की थी वो 2021-22 में 900 अरब रुपए तक की पहुंच चुकी है और 2023 में वो पहुंच जाएगी 1300 अरब रुपए की। मुफ्ता इस्माइल साहब कहते थे बड़ा आसान हल है, मैं आऊंगा कीमत कम कर दूंगा, 4 रुपए 12 रुपए पे कीमत ले आऊंगा, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, बिजली की खपत ज्यादा होगी तो कैपेसिटी पेमेंट कम हो जाएगी। आप तो बिल्कुल उलट कर रहे हैं, आप कीमत 8 रुपए से बढ़ा रहे हैं विच इज ऑलमोस्ट 45%, और आप चाहते हैं कि जो बिजली की कंजम्पशन है उसको कम करें। आपका फॉर्मूला तो बिल्कुल अलग था कैपेसिटी पेमेंट को खत्म करने का। नहीं, मैं आपको आपके सामने इस पे अपना नुक्ता नज़र पेश करता हूँ। देखिए, जब 1 रुपया डिवैल्यूएट होता है ना, डॉलर के जो कदर होती है रुपए की, उसमें 1 रुपए की कमी आए तो सिर्फ बिजली के महकमे में 4 अरब रुपए का फ़र्क पड़ता है। तो जब आपने 80 रुपए की पॉलिसी के ज़रिए डिवैल्यूएशन की, जो इमरान खान साहब के दौर में हुई, 115 से चली, जो उसके बाद केयर टेकर आया, वहाँ से लेकर 190 तक लेकर गए, तो उसकी वजह से जो 80 रुपए या 75 रुपए की जो डिवैल्यूएशन हुई, सिर्फ उसका बोझ 320 इजाफी अरब है। यानी जो बेसिक कैपेसिटी पेमेंट थी वो जो हमाद साहब कह रहे हैं, वो जो आपको नई बात बता रहे थे हमाद साहब या जो भी उनके वज़ीर ख़जाना होंगे उस वक्त के, जो वो आपको नई बात बता रहे थे वो ये थी कि हमने जो पॉलिसी के ज़रिए डिवैल्यूएशन की थी, बता के की थी कि हम कर रहे हैं, उसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट का बोझ जो है वो 300 से 320 अरब रुपए का था। ठीक है साहब, अब हम जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कि रुपए की कदर वापस लेकर आएँ। जैसे जैसे अब ये जो पिछले 3-4 दिन में 5 रुपए कम हुई है, तो इस 5 की वजह से 20 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट मैंने इसलिए आपको मिसाल दी थी कि जो मुफ्ता इस्माइल साहब के जितने बयान हैं मैं दिखा सकता हूं आपको, वो मार्च के हैं, फरवरी के हैं, जब डॉलर 170-175 के आसपास था। बहुत ज़्यादा फर्क उस वक्त नहीं था, बहुत ज़्यादा फर्क उस वक्त नहीं था। आप लोग आए रिकवर 183 तक, मैं कह रहा हूँ उस वक्त के बयान आते हैं, ये कोई इतने साल पुराने बयान नहीं है। मैं तो आपको वो उस वक्त भी ये दावा कर रहे थे कि 175 का डॉलर बेशक है, मैं 4 रुपए कम करूंगा, बिजली की कंजम्पशन बढ़ाऊंगा, कैपेसिटी पेमेंट कम हो जाएगी। नहीं, वो बात उनकी ठीक है, हाँ वो होगी, वो होगी। देखिए, अभी इस वक्त हमारी जो बिजली की कंजम्पशन है, इस वक्त जो मिफ्ता साहब कह रहे थे, पाकिस्तान की तारीख में इतनी डिमांड आज तक नहीं हुई जितनी इस वक्त है बिजली की डिमांड। पिछले साल के मुकाबले में 7 से इसी महीने के लिए 7000 मेगावाट, 6% से मईशत ग्रो करेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी ना। फिर चलिए आप यही समझ लीजिए, मगर उसके अंदर नहीं, इसके अलावा जो फैक्ट है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर तारीखी गर्मी पड़ रही है। पिछले साल और इस साल के दरमियान में बिजली का फ़र्क बहुत ज़्यादा, गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड और कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो वो एक तरह से जो बात कह रहे हैं, जब इतनी डिमांड बढ़ जाए, मसलन आज मेरे ख्याल में 26,000-27,000 मेगावाट तक डिमांड गई है, जो पिछले साल शायद इससे 6,000 या 7,000 मेगावाट कम। ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल शांगला में जलसे से खिताब करते हुए ये कहा था कि 2 दिन बाद जब वो धीर में जलसा करेंगे तो अपनी तहरीक के लाएअमल का ऐलान करेंगे। लेकिन आज बुनेर में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लॉन्ग मार्च में थोड़ी सी ताख़ीर होगी। हम अपने वकला से मशवरा कर रहे हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। हम इंतजार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ताकि मैं अनाउंस करूं कि जब हम फिर निकलने लगे, लेकिन मुझे अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला एक ऐसा आया है कि मेरे वकीलों ने आज मुझे बताया कि थोड़ी आपको इंतजार करनी पड़ेगी, क्योंकि उस फैसले में कई ऐसी चीजें हैं जो भी उसकी वजाहत होने वाली है।
लॉन्ग मार्च की तारीख देने में कुछ इंतजार करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से, ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का। पिछले हफ्ते हमने आपको बड़ा तफसील से बताया था कि पेशावर में कोर कमेटी मीटिंग्स में जो मामला तय पाए थे, जो बातचीत हुई थी, उसमें कई अहम रहनुमाओं को ये कहना था कि हमने अवाम के सामने अपनी मकबूलियत साबित कर दी है, हम अवाम में पॉपुलर हैं, बड़े जलसे कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च के लिए लोगों को निकालना मुश्किल होता है क्योंकि ऑब्वियसली सारा सेटअप करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि खाने पीने का क्या इंतजाम होगा, रहने का क्या इंतजाम होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ सीनियर रहनुमाओं की ये तजवीज़ थी कि हमें अपनी सियासी हिकमत अमली पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इलेक्शन चाहते हैं या हम चाहते हैं कि कवानीन में तब्दीली हो, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबर्स हैं उनमें हमारा रोल हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सियासी हिकमत अमली बनाएं और पार्लियामेंट में वापस आए। ये कुछ लोगों की तजवीज़ थी और हमने इस हवाले से बड़ा तफसील से आपको आगाह किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या हिकमत अमली है, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है तजियाकार अतर काज़मी ने। बहुत बहुत शुक्रिया अतर ज्वाइन करने के लिए। अतर, ऐसा लगता है कि लॉन्ग मार्च फौरी तारीख तो नहीं ऐलान करने वाले इमरान खान, उसमें कुछ ताख़ीर हो सकती है जैसे उन्होंने अपने जलसे में आज बताया। क्या इस वक्त हिकमत अमली नजर आ रही है तहरीक इंसाफ की, कैसे वो अपनी सियासी हिकमत अमली बनाएंगे अगर वो लॉन्ग मार्च भी इस वक्त नहीं कर रहे हैं और पार्लियामेंट में आने का कोई इरादा भी नहीं रखते? देखिए, जिस तरह आपने बताया कि वो डिपेंड कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, इस चीज का उन्होंने बार बार जिक्र किया, लेकिन अब जो फैसला आया यकीनन उससे उनको एक धचका लगा और उनकी जो स्ट्रेटेजी थी कि हमने लॉन्ग मार्च करना है, उस हवाले से जमात के अंदर भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती थी। अब वो जा रहे हैं उस तरफ कि जहां पे लोगों को बाहर निकलने के बजाय लोगों को कुछ इस किस्म का कहा जाए कि आप अपने घर में बैठें, जैसे हड़ताल की जाए या अपने शहर को ब्लॉक किया जाए, शहर शहर एहतजाज किया जाए, इसलिए कि फैमिलीज को लेके चलना, पूरे खानदानों को लेके चलना और बगैर ट्रांसपोर्ट के लोगों को लॉन्ग मार्च के लिए निकालना एक बड़ा अमल होता है जिसमें इतनी आसानी नहीं होती। इसलिए कि केपीके में जिस तरीके से वो निकले, आपको पता है वहां पे उनकी हुकूमत भी है, किसी किस्म की रुकावट नहीं थी, लेकिन पंजाब में इसके बरक्स सूरत हाल हमें नजर आई और इसी वजह से खान साहब जो पंजाब की क़यादत है उससे भी वो काफ़ी मायूस नजर आए। लेकिन इस वक्त पार्टी के अंदर भी दो आ रहे हैं, एक वो लोग हैं जिनके हवाले से आपने जिक्र किया कि वो चाहते हैं कि हम जिसे आप कह सकते हैं होम्योपैथिक एहतजाज करें, बस अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहें, हमें असेंबली में भी जाना है। दूसरी ये आ रहा है कि ये जो सिस्टम है इसने आपको इसलिए निकाला है कि ये आपको कभी भी वापस नहीं आने देगा, आपको वो बयानिया अपनाना पड़ेगा कि मुज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी, आपका एहतजाज सख्त होगा तो ताकतवर हल्के आपकी तरफ तवज्जो देंगे, अदरवाइज आपको कोई नहीं पूछेगा। तो अगर लॉन्ग मार्च फिलहाल ऑन द कार्ड्स नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसमें यह कहा गया था कि जो हमने फैसला किया उसके पास नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स थी उसको खारिज कर दिया। लेकिन क्या इमरान खान साहब खौफजदा है कि अगर फिर वो कोई ऐसा काम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के हट के वो मार्च होता है, उसका वेन्यू चेंज हो जाता है, तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट भी लग सकती है, तो इसलिए वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करें? और जो आप बात करें कि शहरों को बंद करने के हवाले से, क्या ये मुमकिन है? क्योंकि इस मुल्क में तो हमने देखा है कि एक शहर में ही सिर्फ हड़तालें कामयाब होती रही हैं और वो भी वायलेंस के बगैर मुमकिन नहीं था। देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है, इस वक्त इमरान खान साहब कोई जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए कि आपको पता है कि हुकूमत पहले कभी गद्दारी के मुकदमे की बात करती है, कभी वो तौहीन अदालत की बात करती है, और इमरान खान को ये लगता है कि इस वक्त जिधर उनकी पॉपुलैरिटी है, ये हुकूमत जो 18 जमातों की हुकूमत है, ये सियासी तौर पे उनको शिकस्त नहीं दे सकते, ये वोट से उनको शिकस्त नहीं दे सकते, लेकिन वो कोई ऐसी टेक्निकल गलती ना करें जिसकी वजह से उनको नुकसान हो। तो ये एक बड़ी बैक ऑफ द माइंड उनके अंदर एक सोच है। जहां तक शहरों को ब्लॉक करने का ताल्लुक है, वो ये है कि पार्टी के अंदर एक सोच ये है कि आप अगर एक हफ्ते सियालकोट को करते हैं, दूसरे हफ्ते आप कराची में एहतजाज करें, फिर आप फैसलाबाद में एहतजाज करें, तो जो लिमिटेड एहतजाज होगा उसके अंदर आप बेहतर तरीके से फोकस कर सकेंगे और उस तरह बड़े पैमाने के ऊपर आपको नहीं करना पड़ेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।